तुम गांव दौरे पर थे, तभी एक गांव वाले ने तुम्हारी जैकेट की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, ये एक जैकेट मेरी पूरे साल की कमाई के बराबर है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। अभी तुम कुछ बोलते तभी गांव के सरपंच भीड़ को चीरते हुए निकले और चिल्लाए, बड़ी मुसीबत आ गई। जो फंड्स आए थे वो सब नकली नोट हैं। तुम्हारा बदन ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो फंड्स कल ही बैंक से तुम्हारे हाथों से निकले थे। मेरा नाम है जो यान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआईपिंग विलेज में भेजा गया पॉवर्टी रिलीफ ऑफिसर। इस गांव में आए पूरे 2 साल 6 महीने हो गए थे। 380 लाख, ये रकम मैंने 6 महीने की मेहनत से स्टेट में 17 चक्कर लगाकर, डिस्ट्रिक्ट में 9 बार जाकर और 14 ड्राफ्ट्स लिखकर मंजूर करवाई थी। ये पॉवर्टी रिलीफ फंड था, हुआईपिंग विलेज से टाउन तक सड़क बना के लिए। कल मैं खुद सिटी एग्रीकल्चरल बैंक गया था। बैंक ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी थी, हर एक नोट मशीन से चेक हुआ था, सब असली। बैंक से गांव तक 3 घंटे का सफर था। मैं पूरे वक्त पीछे की सीट पर बैठा रहा, हाथ कैश बॉक्स पर टिका रहा। वॉशरूम भी तभी गया जब पेट्रोल स्टेशन आया। नकली नोट कैसे हो सकते हैं? मैं भागते हुए विलेज ऑफिस की तरफ गया। पीछे से भीड़ की आवाज़ आ रही थी, पूरा गांव पीछे आ रहा था। सिर्फ विलेज ऑफिस के उस छोटे कमरे में था। 2 चाबियां थीं, एक मेरे पास, एक विलेज हेड लाइट डिवांग के पास। ये रूल मैंने खुद बनाया था। मैं झुककर सेफ खोलने लगा। पैसे रखे थे एकदम करीने से, देखने में ठीक लग रहे थे, लेकिन हाथ लगाया तो दिल डूब गया। टच ही अलग था। असली नोट थोड़े खुरदरे होते हैं, ये बहुत स्मूथ थे, जैसे अभी प्रिंटर से निकले हों। एक बंडल निकाली, खिड़की की रोशनी में देखा, वाटरमार्क था, लेकिन थोड़ा धुंधला। सिक्योरिटी थ्रेड को उंगली से ढूंढा, वो मेटल का उभरा हुआ धागा नहीं मिला। दिमाग में एक झटका लगा। विलेज ऑफिस के दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी। पहले फुसफुसाहट थी, फिर आवाजें बढ़ने लगी। ये सिटी वाला यहाँ क्यों आया था? इसी के लिए ना? मैंने पहले ही कहा था, कोई बिना मतलब के पहाड़ की खाक नहीं छानता। मैं सेफ के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे और बाहर की बातें कानों में घुस रही थी। 2.5 साल में मैंने इस गांव के लिए 7 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए थे। अब तक एक पैसा भी रिएम्बर्समेंट नहीं मिला। बीवी ने इसी वजह से डिवोर्स की बात की थी। माँ हॉस्पिटल में थी, मैं जा नहीं सका, सब इसी गांव के लिए। और अब यही लोग कह रहे थे कि मैंने पैसे चुराए। लाई डिवांग भीड़ के किनारे खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे किसी ऐसे नाटक को देख रहा हो जिसका एंडिंग पहले से पता हो। मैं बाहर आया और समझाने की कोशिश की। बैंक की वेरिफिकेशन रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, विड्रॉल स्लिप भी थी। मैं प्रूव कर सकता था कि बैंक से जो पैसे लाए वो असली थे। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक हाथ आया और थप्पड़ की आवाज़ मेरे हाथ से कागज़ छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया। तो इसका हाथ था। होशू का। गांव में मेरे पहले साल में सबसे पहले इन्होंने मेरी मदद ली थी। इनके घर के वाइल्ड हनी का कोई खरीदार नहीं था, वेंडर मैंने अरेंज किया था। पिछले साल न्यू ईयर पर इन्होंने मैसेज किया था, जो सर आप हमारे पूरे गांव के हमदर्द हो। और अब वही उंगली लगभग मेरी नाक से छू रही थी। तुम सिटी वालों की नीयत कभी साफ नहीं होती। पहले पैसे खर्च करते थे, अब समझ आया वो सब लॉन्ग गेम था। 380 लाख, बड़ा दिल है तुम्हारा। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ निकला नहीं, शब्द नहीं, बस वो भारीपन था जो सीने से उठकर गले तक आ गया था। ये जैकेट कितने की है? खुशबू ने मेरी जैकेट की तरफ देखते हुए पूछा। ये जैकेट मेरी बीवी ने मेरे बर्थडे पर दी थी, 700 रुपए की, इंडियन ब्रांड। सिटी में तो ये एवरेज भी नहीं होती। 1,000 से ज्यादा की होगी। खुशबू पलटकर भीड़ से बोले, देखो इसे और हमें देखो। 700 की है और मेरी बीवी ने खरीदी है। अभी भी सफाई दे रहा है। 380 लाख लेने के बाद जैकेट की क्या जरूरत? हमें पहाड़ी लोग बेवकूफ लगते हैं क्या? मैंने लाई दीवान की तरफ देखा। लाई विलेज हेड, कुछ तो बोलो। तुम उस दिन गाड़ी में थे, तुम जानते हो ये पैसे कैसे लाए गए। लाई दीवान धीरे से आगे आए, गला साफ किया और बोले, भाइयों शांत रहो। जो सर पर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करती है, जांच होगी। लेकिन ये पैसे इन्हीं के हाथ से गुजरे हैं। अगर बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो भी सब क्लियर होना चाहिए। ये बात ऊपर से फेयर लग रही थी, लेकिन असल में हिंट था कि गड़बड़ी हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। भीड़ फिर भड़क उठी। हाँ, जांच करो, पैसे वापस करो। किसी ने मेरी गाड़ी रोक दी। वो पुरानी सांताना 4-5 लोगों ने घेर ली, टायर के आगे लकड़ियां रख दी। वो क्यांग नाम के एक लड़के ने फोन निकाला और मुझे रिकॉर्ड करने लगा। साथ में चिल्ला रहा था, देखो सब, इसने होइपिंग विलेज के 380 लाख डकार लिए। रिकॉर्ड मत करो, मामला अभी क्लियर नहीं हुआ। उचियांग ने फोन और ऊंचा कर लिया। डर गए? कैमरा देखकर घबरा गए? मैंने फोन निकाला, सीनियर्स को कॉल किया। 5 रिंग के बाद उठा। मैंने पूरा माजरा बताया। उधर से कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, अभी सब काम रोको, इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, तब तक कुछ मत करो। और कॉल कट गई। एक भी वर्ड कंफर्ट का नहीं, यहाँ तक कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है ये भी नहीं कहा। शाम ढली तो भीड़ छटी, गुस्से की वजह से नहीं, बस ठंड की वजह से। खाना खाने घर चले गए। मैं अकेला अपने कमरे की तरफ चला। वही कमरा, विलेज ऑफिस के पीछे वाला। गर्मियों में छत चूती थी, सर्दियों में खिड़की से हवा आती थी। 2.5 साल से वही घर था। दरवाज़ा खोला तो रुक गया। दरवाजे पर लाल स्प्रे से लिखा था, भ्रष्टाचारी। पेंट अभी सूखा भी नहीं था, नीचे की तरफ बह रहा था। अंदर गया, बेड पर बैठ गया। फ़ोन बजा, सीनियर्स का नहीं, कॉलीग्स का भी नहीं, बीवी का था। उसने जो कहा वो बाहर की सारी गालियों से ज़्यादा दर्दनाक था। माँ ने न्यूज़ देखा। लंबी खामोशी रही। वो क्यांग ने जो वीडियो अपलोड किया वो वायरल हो गया। माँ का ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया। तब पता चला उस वीडियो का टाइटल था, पॉवर्टी रिलीफ ऑफिसर ने चुराए 3 करोड़ 80 लाख, गांव वालों ने मांगा इंसाफ।
मैंने वो वीडियो ढूंढा, एंगल बहुत चालाकी से चुना था। जब मुझे उंगली दिखाकर गाली दी जा रही थी वो रिकॉर्ड था, सेफ में नकली नोट वो रिकॉर्ड था। लेकिन जब मैं सफाई दे रहा था, कैमरा घुमा लिया था। कमेंट्स पहले से 1000 पार थे। ऊपर के कुछ कमेंट्स खुद दिख गए, फंसी भी कम है, ऐसे लोग जिंदा रहकर स्पेस वेस्ट करते हैं। फोन बंद किया, कमरे में अंधेरा हो गया, लाइट नहीं जलाई। कुर्सी पर रखी वो जैकेट उठाई जिसका पूरे दिन मजाक बना था। गले के पास बीवी ने एक छोटा टैग सला हुआ था, उस पर मार्कर से लिखा था, हस्बैंड का ध्यान रखना, ठंड से बचना। पिछली सर्दियों में उसने गांव भेजी थी। उसी अंधेरे में बैठा रहा, जैकेट हाथ में थी, रात के बाद तक। बाहर कुत्ते भौंके, फिर सन्नाटा। फोन खोला, पुराने मैसेजेस देखे। खुशू का न्यू ईयर का मैसेज मिला, जो सर, नया साल मुबारक। आपने इस साल हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। आप हमारे गांव के हमदर्द हो। पूरा परिवार आपका एहसान मानता है। डेट 9 फरवरी। आज से 10 महीने पहले जिस दिन इन्वेस्टिगेशन टीम गांव पहुंची, मुझे लगा अब सच सामने आएगा। लेकिन टीम के डिप्टी हेड ने जैसे ही मुंह खोला, मेरी रीढ़ ठंडी हो गई। उसने विलेज हेड को लाए भाई कहा, और बात शुरू होने से पहले ही टीम ने मेरा सामान खंगालना शुरू कर दिया। 2.5 साल की डायरी, सारे बिल्स, रिसीट्स, वर्क रिकॉर्ड्स, सब सील्ड बैग्स में बंद। सेफ की दूसरी चाबी टीम ने लाई डिवांग से मांगी तक नहीं। टीम में 4 लोग थे। डिप्टी हेड का नाम मैंग था। गांव में आते ही पहला काम, सेफ चेक नहीं, सीसीटीवी नहीं। सीधे लाई डिवांग के कंधे पर हाथ रखा और बोले, लाई भाई, तुमने इस दौर में सब संभाले रखा, शुक्रिया। मैं 3 मीटर दूर खड़ा था। एक सवाल उठा। मैंग ने मेरी तरफ देखा, जोयान जी, पहले रूम में जाओ, बारी बारी से बात करेंगे। मैंने कहा, मुझे पहले सिचुएशन क्लियर करनी है। बैंक रिपोर्ट मेरे पास है, विड्रॉल स्लिप भी है। उन्होंने हाथ हिलाया, सब सुनेंगे, लेकिन प्रोसेस फॉलो होगी। पहले रूम में जाओ। उन्हीं 2 लाल अक्षरों के नीचे बैठकर 2 घंटे इंतजार किया। 2 घंटे बाद मैंग नहीं आए। उनका एक जूनियर आया, नाम था फॉन्ग। उम्र होगी 26-27, ग्लासेस लगाई हुई थी, हाथ में फाइल था। अंदर आया, दरवाजे पे लिखे 2 अक्षर देखे, माथा थोड़ा सिकुड़ा, लेकिन कुछ बोला नहीं। जो सर, रूम चेक करना है, रूटीन है। मैंने कहा, करो, मेरे पास कुछ छुपाने को है नहीं। उसने पूरी अलमारी पलट दी, बेड के नीचे देखा, टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स खोल कर देखे। फिर मेरी डायरी उठाई, एक एक पेज पलटने लगा। एक पेज पर रुका, पेन से सर्कल बनाया। मैं झुककर देखने लगा। वो पेज 3 महीने पहले का था, जब मैंने चिकन चिक्स खरीदने के लिए 2000 रुपये खुद लगाए थे। पैसों की तंगी थी तो डायरी में लिख दिया था, इस महीने फिर 2000 खुद लगाए। घर से ईएमआई का प्रेशर है, रिएम्बर्समेंट का कोई अता पता नहीं। फांग ने वो पेज फोटो ली, सील्ड बैग में रख दिया। मैंने कहा, ये मेरे खुद के पैसे थे, देखो, आगे बिल्स भी हैं। उसने नजर नहीं उठाई, सब वेरीफाई होगा। यहाँ साइन करो। किस बात का साइन? प्रॉपर्टी लिस्ट का, तुम्हारी डायरी, बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड सब लेनी है। मैं थोड़ा रुका, क्या मैं सस्पेक्ट हूँ? उसने पहली बार नजर उठाई। अभी तुम कोऑपरेटिंग हो जो सर, प्लीज कोऑपरेट करो। वो मेरी पूरी डायरी और 2.5 साल की 100 से ज्यादा रिसीट सील करके ले गया। वो रिसीट ही मेरा एकमात्र सबूत था कि मैं 2 साल से इस गांव में अपना पैसा लगा रहा था। दोपहर को बगल के कमरे में एक के बाद एक लोग जाने लगे, स्टेटमेंट्स हो रहे थे। आवाजें दीवार के आर पार आ रही थीं, साफ नहीं सुनाई देती, लेकिन इतना जरूर समझ में आया, जो बाहर जाता दरवाजा जोर से बंद करता। शाम को मुझसे रहा नहीं गया, विलेज ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा। मेंग से बात करनी थी, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं, सबसे जरूरी सीसीटीवी का इशू है। मेंग भाई, तुम कंफर्म हो कैमरा खराब था? हाँ, पुराना था, वायरिंग खराब हो गई। उस दिन में ठीक था, रात को ब्लैकआउट हो गया। अगले दिन सुबह मुझे पता चला। हार्ड डिस्क देखी देखी, खाली थी। टेक्निकल टीम ने कहा, डेटा करप्ट हो गया, फॉर्मेट हुई, कुछ रिकवर नहीं होगा। मैंग डिप्टी हेड ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है, यही लिखते हैं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, सारा खून सिर में चढ़ गया। सीसीटीवी उसी रात खराब हुई जिस रात फंड्स गांव पहुंचे थे। हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, कुछ नहीं बचा। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर घुसा। लाइव विलेज हेड, सेफ की दूसरी चाबी। टीम ने चेक की। कमरे में अचानक चुप्पी छा गई। लाई डिवांग ने मेंग की तरफ देखा, मेंग ने मेरी तरफ देखा, मेंग ने मेरी तरफ देखा। जो सर, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन हम तय करते हैं, ये तुम्हारा काम नहीं। मैंने कहा, 2 चाबियां थीं, एक मेरे पास, एक लाइव विलेज हेड के पास। अगर रात को कोई सेफ खोलने आया तो दूसरी चाबी। मेंग की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। जो सर, अपनी पोजीशन याद रखो। तुम अभी इन्वेस्टिगेट पर्सन हो, जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोसेस खत्म होने के बाद अपील कर सकते हो। मैंने उन्हें देखा, वो नोटबुक में कुछ लिखने लगे, नजर नहीं मिलाई। मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन गांव वाले एक एक करके स्टेटमेंट्स देने जाने लगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 19 लोग गए। कोई मेरी तरफ नहीं देखा, ना आते वक्त ना जाते वक्त। शाम को फांग फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, होंठ भिंचे हुए, जैसे कुछ कहना हो लेकिन रोक रहा हो। जो सर, कुछ बातें कंफर्म करनी है। गांव वालों ने बताया कि तुम अक्सर रात को अकेले विलेज ऑफिस में काम करते थे, कभी कभी रात के 12 बजे तक। सही है? हाँ, दिन में फील्ड विजिट्स होती थी तो रात को डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते थे। गांव वालों ने यह भी कहा कि तुमने एक बार विलेज ऑफिस में नया सीसीटीवी लगाने का विरोध किया था। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने उस प्लान का विरोध किया था जो लाई डिवांग ने दिया था। उसमें 8 लाख का कैमरा लगाना था, जबकि ऑनलाइन उसी क्वालिटी का 2 लाख में मिलता है।
मैंने कॉस्ट का विरोध किया था, सीसीटीवी का नहीं। यह सुनकर फांग की पेन एक पल के लिए रुकी, फिर उसने लिखना जारी रखा। जाते वक्त दरवाजे पर एक पल ठहरा। पीठ मेरी तरफ थी। बहुत धीरे से, जैसे हवा में कहा हो, वो हार्ड डिस्क खराब नहीं थी, और वो चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। उसने क्या कहा? हार्ड डिस्क खराब नहीं थी, मतलब वो डेटा लाइन एजिंग की वजह से नहीं गया था। किसी ने जानबूझकर डिलीट किया था। मेरे हाथ कांपने लगे, डर से नहीं, बल्कि वो कुछ था जो बहुत देर से दबा हुआ था और अब बाहर आने लगा था। रात को नींद नहीं आई। एक वाइट पेपर लिया, पेन उठाई, और उस दिन से लिखना शुरू किया जिस दिन पैसे लाए थे। एक एक घंटे याद करने का। सुबह 9 बजे सिटी एग्रीकल्चरल बैंक पहुंचे। विड्रॉल, वेरिफिकेशन, पैकिंग, सब नॉर्मल था। दोपहर 12 बजकर 15 मिनट बैंक से हुआईपिंग विलेज के लिए निकले। गाड़ी में 3 लोग थे, ड्राइवर ओल्ड यांग, मैं और लाई डिवांग। उसने खुद कहा था साथ चलूंगा देखभाल के लिए। मैंने सोचा था जिम्मेदार आदमी है। 1:30 बजे के आसपास टाउन के पेट्रोल स्टेशन पर थे। गाड़ी में फ्यूल भरने लगे। मैं वॉशरूम गया, करीब 15-20 मिनट। जब वापस आया तो ओल्ड यांग गाड़ी के बाहर खड़े सिगरेट पी रहे थे। लाई डिवांग फ्रंट सीट पर बैठा था। मैंने पूछा, ऐसा ठीक है? उसने कहा, बिल्कुल। मैं पूरे वक्त गाड़ी में था। 3 बजे गांव पहुंचे, सेफ में रखा। मैंने खुद लॉक किया। उस रात मैं हॉस्टल में था, सेफ वाले कमरे में गया ही नहीं। अगली सुबह पैसे बांटते वक्त नकली निकले। मैंने पेपर को घूरा, उस पेट्रोल स्टेशन वाले 20 मिनट को। उन 20 मिनटों में गाड़ी में सिर्फ ओल्ड यांग और लाई डिवांग थे। अगर किसी ने उन्हीं 20 मिनटों में गूट खोला, असली कैश निकाला, नकली डाला, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? पहले पहले से बराबर नकली नोट तैयार होने चाहिए। 380 लाख के कैश का साइज छोटा नहीं होता, किसी वैन में रखे होंगे। दूसरा, उस दिन का पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए। कब बैंक से निकलेंगे, कब पेट्रोल स्टेशन आएगा, कितनी देर रुकेंगे। तीसरा, कोई ऐसा बहाना चाहिए था जिससे मैं गाड़ी से दूर जाऊं, या बस इंतजार कि मैं खुद जाऊं। चौथा, गाड़ी में कोई था जो वापस आने पर मुझे नॉर्मल रखे। पेन रखी, सब सामने था कि उस दिन पैसे लाने की पूरी जानकारी उसे थी। साथ जाना उसी ने सजेस्ट किया था। पेट्रोल स्टेशन पर वो गाड़ी में रुका रहा। सेफ की दूसरी चाबी उसी के पास थी। सीसीटीवी उसी रात खराब हो गई, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, और इन्वेस्टिगेशन टीम उसे लाए भाई बुलाती थी। जब सस्पेंशन नोटिस आया, मैं रोया नहीं, बल्कि मुस्कुरा रहा था। विलेज हेड के चेहरे पर वो जीत की मुस्कान थी जो वो छुपा भी नहीं पा रहा था। 2.5 साल की मेहनत, सड़कें, पाइपलाइन, खुद लगाया पैसा, सब उसे पतले कागज के सामने बेकार लगा था। मैंने नोटिस मोड़ा, जेब में रखा, विलेज ऑफिस से बाहर निकला और मुड़कर उस गांव को देखा जिसके लिए सब दांव पर लगा दिया था। और अब हर एक नज़र में लिखा था, सही हुआ। नोटिस बड़े ऑफिशियल अंदाज में लिखा था, जो यान पर करप्शन का सस्पिशन है। ऑर्गेनाइजेशन के फैसले के मुताबिक इनके सभी ड्यूटीज तुरंत सस्पेंड किए जाते हैं। 3 दिन के अंदर काम सौंपना होगा और हॉस्टल खाली करना होगा। लाई दिवांग बाजू में खड़ा था, एक्सप्रेशन बिल्कुल कंट्रोल था। एक ठंडी आ भरी, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, बुरा मत मानो, सामान उठाना हो तो बताना। मैंने उसका चेहरा देखा, पहली बार लगा कोई इंसान इतना घटिया भी हो सकता है। नहीं चाहिए, खुद उठाऊंगा। हॉस्टल जाकर सामान समेटने लगा। ज़्यादा था नहीं, 2.5 साल में जमा ही क्या किया। एक पुरानी ट्रॉली बैग, कुछ कपड़े, वर्क नोट्स की जीरॉक्स, ओरिजिनल्स तो टीम ले गई थी, और एक थैला जिसमें गांव वालों के दिए हुए तोहफे थे। वूशु का शहद, वांग आजी के नमकीन अंडे, फोंग आजी की बनाई इंसोल्स। पिछले साल मिड ऑटम पर पूरे गांव ने मिलकर एक थर्मोस लिया था मेरे लिए। उस पर इंग्रेविंग थी, जो सर की मेहनत के लिए। वो थर्मोस बैग के सबसे नीचे रखा। सामान बांध ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई आया था। ये हुशू की बीवी जाओ आजी थी। वो अंदर आई, बिना कुछ बोले मेज पर से शहद का एक डिब्बा उठाने लगी। उस शहद के डिब्बे पर एक लेबल लगा था, हाथ से लिखा हुआ, जो सर के लिए, हु परिवार का घर का बना शहद। जाओ आजी बोली, यह शहद तुम्हें गिफ्ट नहीं हुआ था, बेचा गया था। पैसे अभी भी बाकी हैं, लेकिन यह शहद हुशू ने खुद पिछले साल मेरी टेबल पर रखा था। कहा था, जो सर आपने इतना किया हमारे लिए, एक शहद का डिब्बा क्या होता है? जाओजी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, शहद उठाया और चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर एक बार पलटी, टेबल पर नजर डाली और नमकीन अंडों का थैला बिठा लिया। यह हमारा अपना सामान है, किसी भ्रष्टाचारी के लिए नहीं। वो चली गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सामान बांधने लगा। जब ट्रॉली खींचते हुए निकला, रास्ते में अखरोट का बगीचा पड़ा। पहले साल मैंने खुद 3,000 रुपये लगाकर पौधे मंगवाए थे, साथ मिलकर लगाए थे। वहां कुछ गांव वाले बैठे थे। एक उठा और बोला, ये हमारी जमीन है, इसके लगाए पेड़ यहाँ क्यों छोड़े, ये तो नुकसान ही करेंगे। बाकी लोग हंसे। मैं चुप रहा, ट्रॉली खींचते हुए चलता रहा। गांव के बाहर जो सीमेंट रोड था उसे बनवाने के लिए मैंने 6 महीने लगाए थे, दर्जनों कॉल्स किए थे, अनगिनत चक्कर लगाए थे। पहले यहाँ कीचड़ भरा रास्ता था, बारिश में साइकिल भी नहीं चलती थी। आज मैं उसी रोड पर अपनी ट्रॉली खींच रहा था, और एक इंसान ने भी कुछ नहीं कहा। गांव के बाहर पहुंचने से पहले एक प्लास्टिक बैग उड़कर ट्रॉली पर आ गिरी। उसमें सड़ी सब्जियां थीं और एक पर्चा, अपने सिटी वापस जाओ। मैंने झुककर सब्जियां उठाई, किनारे फेंकी और चलता रहा। गाड़ी गांव के बाहर खड़ी थी, बूट खोल रहा था। तभी किसी ने शीशे पर दस्तक दी। मुड़कर देखा, फंगशुलान थी। बाहर से ब्याह कर आई थी, कम बोलती थी। जब नकली नोटों का मामला हुआ था तब से वो मुझसे बचती रही थी।
एक बार उसके घर के सामने से गुजरा था, वो कपड़े सुखा रही थी। उसने देखा था, उस नज़र में कुछ था जो ना नफरत थी ना हमदर्दी, बस वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। अब वो खिड़की के बाहर खड़ी थी, चेहरा पीला, हाथ जेब में, नज़र बार बार पीछे जा रही थी, कोई देख तो नहीं रहा। उसने एक हाथ खिड़की के अंदर डाला और एक पर्चा थमाया, छोटा सा, 4 परत में मुड़ा हुआ। फिर बिना पीछे देखे भाग गई। मैंने पर्चा खोला, लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी ने घुटनों पर रखकर लिखा हो। उस रात सेफ वाले कमरे की लाइट 2 बार जली। पहली बार रात 9 बजे के आसपास, दूसरी बार रात के 1-2 बजे। नीचे एक डेट लिखी थी, वही रात जब फंड्स गांव पहुंचे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। पहली बार 9 बजे, वो मैं था, मुझे याद है, मैं गया था, सेफ का लॉक चेक किया था। दूसरी बार रात के 1-2 बजे, वो मैं नहीं था। तो उस कमरे में कौन था? मैंने पर्चा मोड़ा, जैकेट की अंदरूनी पॉकेट में रखा, जिप खींची, इंजन स्टार्ट किया, रियर व्यू मिरर में हुइपिंग विलेज को देखा। किनारे खड़े लोग जा चुके थे, जैसे एक बेकार कुत्ते को भगा दिया हो। 10-12 किलोमीटर निकल आया, पहाड़ की ढलान वाली वाइंडिंग रोड पर था। तभी फोन बजा। बीवी का था। हाँ, रास्ते में हो। थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, हम अलग हो जाते हैं। पैर फिसला, गाड़ी लगभग रेलिंग से लग गई। ब्रेक दबाया। क्या कहा? माँ रोज रोती हैं, पड़ोसी रोज पूछते हैं, ऑफिस में सब पीठ पीछे बात करते हैं, मुझसे नहीं होता अब। मैंने गाड़ी किनारे रोकी, स्टीयरिंग पर हाथ रखे उसकी सांसें सुनता रहा। वो रो नहीं रही थी। वो आवाज़ बहुत शांत थी, उस तरह की शांति जो बहुत रो लेने के बाद आती है। मुझे 1 महीना दो, उसने कुछ नहीं कहा। 1 महीने बाद भी यही हाल रहा तो जो चाहो करना। फोन पर लंबी खामोशी, इतनी लंबी कि लगा शायद कॉल कट हो गई। फिर बोली, अपना ध्यान रखना। और कॉल कट गई। फोन पैसेंजर सीट पर रखा। काफी देर उस गाड़ी में बैठा रहा अकेला। बाहर पहाड़ी हवा तेज थी, गाड़ी हल्की हिल रही थी। दूर वाइपिंग विलेज का आउटलाइन दिख रहा था, 2 पहाड़ों के बीच सिमटा हुआ। वो जगह जिसके लिए सब दांव पर लगाया, अब धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। मैंने वो पर्चा फिर निकाला। रात के 1-2 बजे लाइट दूसरी बार जली। पर्चा रखा और एक कॉल किया। कॉलेज का दोस्त सन मेनपिंग, अभी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के टेक्निकल सेक्शन में था। 3 रिंग में उठाया। यान जो, कितने दिनों बाद? वेनपिंग, एक काम है लेकिन प्राइवेट रखना होगा। बोलो। अगर कोई हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाए, क्या डेटा रिकवर हो सकता है? डिपेंड करता है। नॉर्मल फॉर्मेट में डेटा रहता है, प्रोफेशनल टूल से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर डीप राइट हुई हो तो मुश्किल है। क्यों पूछ रहे हो? मैंने सीधे नहीं बताया। जब हार्ड डिस्क मिल जाए तब बताता हूँ। कॉल काटी। गाड़ी रोड पे वापस ली, लेकिन सिटी की तरफ नहीं। गाड़ी मोड़कर टाउन की तरफ चला गया। मैं वापस नहीं जा रहा था। टाउन में एक छोटा सा गेस्ट हाउस ढूंढा। कैश में पैसे दिए। रजिस्टर करते वक्त फ्रंट डेस्क की लड़की ने पूछा, कितने दिन? मैंने कहा, पता नहीं। कमरा तीसरी मंजिल पर था। खिड़की से वो रोड दिखती थी जो पहाड़ की तरफ जाती थी, व्हाइपिंग विलेज की तरफ। हर गाड़ी दिखती थी। पहले दिन कहीं नहीं गया। उसी चरमराती कुर्सी पर बैठकर उस दिन को एक एक घंटे याद करता रहा, बैंक से लेकर नकली नोट मिलने तक। फिर एक कागज लिया, एक चार्ट बनाया, बीच में एक सर्कल, सेफ। बाई तरफ 2 लाइंस, एक मेरी तरफ, एक लाई डिवांग की तरफ। ऊपर लिखा, पहली चाबी, दूसरी चाबी। दाईं तरफ एक टाइमलाइन, उस दिन सुबह 9 बजे से बैंक शुरू, 12:15 पर निकले, 1:30 बजे पेट्रोल स्टेशन, 20 मिनट रुके, 3 बजे गांव, सेफ लॉक। रात 9 बजे मैं गया, लाइट जली, पहली बार। रात 1-2 बजे कोई और गया, लाइट जली, दूसरी बार। अगली सुबह नकली नोट। उन 20 मिनटों पर एक गहरा सर्कल बना। यही एकमात्र विंडो था। वॉशरूम गया था। गाड़ी में सिर्फ ओल्ड यांग और लाई डिवांग थे। 380 लाख कैश, 4 एल्यूमिनियम बॉक्सेस में, एक बॉक्स करीब 40 किलो। 20 मिनट में चारों बॉक्सेस बाहर निकालो, नकली कैश वाले बॉक्सेस अंदर रखो। अकेला आदमी ये नहीं कर सकता। कम से कम 3-4 लोग चाहिए, और नकली नोट पहले से तैयार होने चाहिए। ठीक उसी पेट्रोल स्टेशन के आसपास मैं उठा। वो टाउन वाला पेट्रोल स्टेशन मैं कई बार गया था। व्हाइपिंग विलेज से सिटी जाते हुए यही रास्ता था। बाजू में एक छोटी दुकान थी, एक टायर शॉप था, पीछे एक खाली मैदान था, ट्रक्स खड़े होते थे। मैं पेट्रोल स्टेशन की कन्वीनियंस स्टोर में गया। ड्यूटी पर एक लड़का था। भाई, यहाँ सीसीटीवी है। दरवाजे पर 2, पंप पर 1। मैनेजर से मिल सकता हूँ? 1 दिन का फुटेज देखना है, बिजनेस का मामला है। उस दिन मेरा पार्टनर यहाँ था, देखना है उसने कोई कॉल तो नहीं की। लड़के ने देखा, मैनेजर शाम को आएंगे। 3 घंटे इंतजार किया। शाम 2 बजे मैनेजर आए, 40 के आसपास, थोड़े मोटे। मैंने बताया। उन्हें ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन सीसीटीवी रूम में ले गए, डेट और टाइम डाला। स्क्रीन पर आया, दोपहर 1:27 मेरी सांताना पंप नंबर 3 पर रुकी। मैं उतरकर वॉशरूम की तरफ गया। ओल्ड यांग फ्यूल भरने लगे। लाए डिवांग फ्रंट सीट पर बैठा रहा। 1:29 एक वाइट वैन रोड से मुड़कर आई। पेट्रोल स्टेशन के पीछे खाली मैदान में जाकर खड़ी हो गई। बस खड़ी रही। 1:31 लाई डिवांग गाड़ी से उतरा, वैन के पास गया, खिड़की नीचे हुई, अंदर बैठे किसी से कुछ बात की, फिर वापस सांताना में बैठ गया। 1:35 में वॉशरूम से वापस आया। लाई डिवांग पहले से सीट पर था। 1:42 वैन निकली, उसी डायरेक्शन में जिधर हम गांव जा रहे थे।
मैंने वैन का नंबर प्लेट नोट किया, साफ नहीं था लेकिन अंदाजा लग गया। मैनेजर का शुक्रिया किया और बाहर निकला। खड़े होकर एक सिगरेट जलाई। हाथ थोड़े कांप रहे थे। वैन लाई डिवांग नीचे उतरा, बात की। और यह सब उतने ही वक्त में हुआ जब मैं वॉशरूम में था, लेकिन स्क्रीन पर कैश एक्सचेंज नहीं दिखा। वैन पीछे खड़ी थी, कैमरा का एंगल वहां तक नहीं पहुंचता था। मतलब इन लोगों को कैमरा एंगल्स पता थे। गेस्ट हाउस वापस आया, वैन का नंबर प्लेट ढूंढने लगा। पुलिस के बिना ऑफिशियल तरीके से यह नहीं होता, लेकिन एक रास्ता था। टाउन में एक सेकंड हैंड कार डीलर था, पौनंद था उसका। व्हाइटिंग विलेज का वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट अरेंज करते वक्त उससे कई बार मिला था। कॉल किया, पौ भाई एक नंबर प्लेट है, बस इतना जानना है गाड़ी किसके नाम है, अपने इंडस्ट्री के लोगों से पूछ सकते हो। उसने ज्यादा नहीं पूछा। अगले दिन उसका जवाब आया, वो एएफ वाली वाइट वैन लाई शाओजुन के नाम रजिस्टर है। लाई शाओजुन, लाई डिवांग का भतीजा। मेरी पेन कागज पर जोर से रुकी। अगला काम, काउंटी सिटी गया। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफिस में एक प्रिंटिंग प्रेस का रिकॉर्ड निकाला। सिंडा प्रिंटिंग। ये नाम मैंने एक बार अनजाने में लाई डिवांग से सुना था। उसने कहा था भतीजे की बीवी के रिश्तेदार की प्रिंटिंग प्रेस है। पब्लिक बिजनेस रिकॉर्ड्स में देखा, ओनर का नाम था चैन आईहुआ। चैन आईहुआ के कनेक्शंस खंगाले। उसके पति की बुआ की शादी लाई डिवांग के कजन से हुई थी। 7-8 मोड़ थे, लेकिन कनेक्शन था। फिर सिंधा प्रिंटिंग के पिछले 6 महीनों के स्टॉक रिकॉर्ड्स ढूंढे। इसमें मेहनत लगी। उनके इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर एक दिन बैठा रहा। एक एम्प्लॉय मिला, उसे डिनर पर ले गया। बातों बातों में बोला हमारे बॉस ने कुछ महीने पहले अजीब पेपर मंगवाई थी। नॉर्मल पेपर नहीं थी, कोई स्पेशल सिक्योरिटी पेपर थी। काफ़ी महंगी थी, लेकिन उससे कोई बड़ा काम भी नहीं हुआ। समझ नहीं आया। मैंने पूछा याद है कब? वो सोचने लगा करीब 2 महीने पहले। हाँ, क्योंकि उस दिन सैलरी मिली थी इसीलिए याद है। 2 महीने पहले, ठीक वही वक्त जब फंड्स अप्रूव हुए थे, लेकिन अकाउंट में आए नहीं थे। गेस्ट हाउस वापस आया और उस चार्ट पर एक और लाइन जुड़ी, लाई डिवांग गिव्स लाई शाओजुन वैन गिव्स सिंडा प्रिंटिंग सिक्योरिटी पेपर। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। पैसा कहाँ गया? तीसरे दिन काउंटी सिटी में लाई डिवांग के बेटे लाई जुपेंग की वाइन एंड टोबैको शॉप के सामने बैठ गया, एक मिल्क टी शॉप में। पूरी दोपहर देखता रहा। शॉप का बिजनेस ठीक ठाक था, लेकिन इंटीरियर बुरा नहीं था। बाहर एक नई गाड़ी खड़ी थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन एक छोटे टाउन की दुकान के लिए ठीक ठाक थी। बाद में पता चला 6 महीने पहले कुछ क्रेडिटर्स ने लाई जुपेंग की दुकान पर आकर हंगामा किया था। पूरे टाउन को पता था 60 लाख से ज्यादा का कर्ज था। कहते हैं जुए में गया। लेकिन अचानक किसी ने ये बात करना बंद कर दिया। एक ट्रक ड्राइवर से पूछा, उसने बताया लाई जुपेंग ने 1 महीने पहले सारा कर्ज चुका दिया। 60 लाख एक बार में कैश, 1 महीने पहले, ठीक उस फ्रॉड के बाद। मैंने गिलास रखा, पीना बंद कर दिया। एक दिन शाम को काउंटी सिटी से टाउन लौट रहा था। टाउन ऑफिस के बाहर इन्वेस्टिगेशन टीम का फैंग मिला। उसने देखा, थोड़ा रुका, फिर नजरें चुरा कर आगे बढ़ने लगा। मैंने भी नहीं बुलाया, लेकिन जैसे मैं उसके बराबर से गुजरा उसने कदम रोके। सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। इतनी धीमी आवाज में बोला, टीम नेता मेंग और टाउन के डेप्यूटी हेड ही फुजुन कॉलेज के क्लासमेट्स हैं। और वो चला गया बिना पलटे। ही फुजुन डेप्यूटी हेड, एग्रीकल्चर और पॉवर्टी रिलीफ का चार्ज उन्हीं के पास था। 380 लाख का फंड्स, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से काउंटी, काउंटी से टाउन, आखिरी अप्रूवल उन्हीं के हाथ से गुजरा था। मैं रास्ते में खड़ा रहा, दिल तेज धड़क रहा था। लाई डिवांग गांव में, ही फुजुन टाउन में, लाई डिवांग की बीवी और ही फुजुन की बीवी सगी बहनें थीं। ये सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था। गेस्ट हाउस वापस आया तो लगा कमरे को किसी ने छुआ है। बाहर से देखो तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने जाते वक्त दरवाजे की दरार में एक बाल फंसाया था। बाल नहीं था। अंदर गया, टेबल पे सामान की जगह बदली हुई थी। बैग की जिप उस जगह नहीं थी जहां मैंने छोड़ी थी। सारे कागजात मैं साथ रखता था, कमरे में कभी नहीं छोड़े। पहले दिन से यही आदत थी। लेकिन वो ढूंढ रहे थे कुछ, मतलब उन्हें पता चल गया था कि मैं जांच कर रहा हूँ। उसी रात वो गेस्ट हाउस छोड़ा, टाउन के दूसरे छोर पर एक और छोटी जगह ढूंढी। बीवी को एक मैसेज किया, 1 महीना दो। उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अगली सुबह फोन उठाया। उसका मैसेज था, बस 2 शब्द। रात के 1:43 पर भेजा था, मतलब वो भी सोई नहीं थी। 8वें दिन तक सारे क्लूज एक चेन बन चुके थे। लाई डिवांग ने भतीजे लाई शाओजुन की वैन से असली नकली कैश का बदलाव करवाया। नकली नोट शिंडा प्रिंटिंग में स्पेशल पेपर पर बने। असली कैश लाई जुपिंग के कर्ज चुकाने में लगा। पूरे ऑपरेशन का कवर डेप्यूटी हेड ही फुजन, और इन्वेस्टिगेशन को मेरी तरफ मोड़ने वाले मेंग, जो हे फुजन के कॉलेज फ्रेंड थे। लेकिन एक कड़ी अभी भी कच्ची थी। पेट्रोल स्टेशन का सीसीटीवी सिर्फ इतना प्रूव करता था कि लाई डलांग वैन के पास गया। प्रिंटिंग प्रेस की परचेस सिर्फ इतना बताती थी कि स्पेशल पेपर खरीदी गई। लाई जुपेंग के पैसे वो कह सकता था कहीं से कमाए। एक ही पक्का सबूत था, विलेज ऑफिस का वो सीसीटीवी हार्ड डिस्क, जिसमें उस रात रिकॉर्ड था कि रात के 1-2 बजे कौन सेफ खोलने गया था। अगर फॉर्म सही था, अगर हार्ड डिस्क सिर्फ फॉर्मेट हुई थी, फिजिकल डैमेज नहीं, तो डेटा निकल सकता था। अगर वो लोगों को पता चला कि तुम ये सब कर रहे हो तो करप्शन से भी बड़ा केस बन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस। मुझे पता है। ठीक है, हार्ड डिस्क मिल जाए तो मेरे पास भेजो, बाकी मैं देख लूंगा।
अब सवाल था हार्ड डिस्क लाऊं कहाँ से। इन्वेस्टिगेशन टीम जो एविडेंस ले गई थी वो या तो टाउन के डिसिप्लिन ऑफिस में होगी या काउंटी में। मेरी हैसियत से ऑफिशियल तरीके से कोई एविडेंस छू भी नहीं सकता था। एक ही ऑप्शन था, एक बड़ा बैट लगाना फांग पर। 10वें दिन फांगा मैं ढूंढने नहीं गया था। वो टाउन की एक ब्रेकफास्ट शॉप में अकेला बैठा नूडल खा रहा था। मैं अंदर आया तो उसने चॉपस्टिक्स रोक दिए। मैं बोल लेकर उसके सामने बैठ गया। यहाँ के नूडल अच्छे होते हैं, जब भी टाउन आता था यहीं खाता था। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने एक घूंट सूप लिया, बोल रखा, तुमने जो कहा था वो मुझे याद है। तुमने बताया था कि हार्ड डिस्क खराब नहीं थी, क्यों बताया। उसने चॉपस्टिक्स रखे, एक बार दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। क्योंकि मैंने उस हार्ड डिस्क की इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी थी। फिजिकल लेवल पर बिल्कुल ठीक थी। बस एक बार फुल फॉर्मेट हुई थी, और फॉर्मेट का टाइम था जब नकली नोट पकड़े गए। उसके अगले दिन रात को, मतलब किसी ने घटना सामने आने के बाद रातों रात डेटा डिलीट किया। हाँ, जिसने डिलीट किया तुम जानते हो कौन था। फॉन्ग ने सीधे नाम नहीं लिया। लेकिन एक और बात बताई, इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो एविडेंस लिस्ट बनाई उसमें हार्ड डिस्क के कॉलम में लिखा था डिवाइस डैमेज्ड, नो डेटा। लेकिन जब मैंने खुद चेक किया, हार्ड डिस्क की इंडिकेटर लाइट जल रही थी, डिवाइस बिल्कुल ठीक था। वो लिस्ट मेंग डिप्यूटी हेड ने साइन की थी। उसने फिर दरवाजे की तरफ देखा। मैं ये सब बोलकर पहले ही डिसिप्लिन तोड़ चुका हूं। अब मुझे मत ढूंढना, रुको। अगर वो हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर हो सके, सब प्रूव हो जाएगा। क्या तुम वो हार्ड डिस्क दिला सकते हो। उसने मुझे देखा। आंखों में उलझन थी, वो स्ट्रगल जो किसी यंग आदमी में होती है जब वो सही काम करना चाहता हो लेकिन उसकी कीमत से डरता हो। तुम्हें पता है तुम मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो। पता है। उसने चॉपस्टिक्स उठाए, फिर रख दिए। उठा, पैसे टेबल पर रखे। 3 दिन बाद टाउन के स्क्रैप यार्ड में आना, पीछे वाले स्टोर में। किसी को दिखना मत। और वो चला गया। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। कहीं नहीं गया, गेस्ट हाउस में ही रहा। कर्टन बंद, लाइट बंद, फोन साइलेंट। हर कुछ घंटों में नीचे जाकर खाना लेकर आता। दूसरी रात नीचे पानी लेने गया तो देखा सामने वाले इलेक्ट्रिक पोल के पास एक आदमी खड़ा था। कॉल करने का नाटक कर रहा था लेकिन नजर गेस्ट हाउस के दरवाजे पर थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे पानी लेकर ऊपर आया, कर्टन की दरार से नीचे देखा, वो अभी भी था, बस बैठ गया था। कोई मुझे वॉच कर रहा था, लाई डिवांग की तरफ से या ही फुजुन की तरफ से। उन्हें पता चल गया था कि मैं टाउन में हूँ, जगह बदलनी होगी। रात के 2 बजे के बाद वो आदमी चला गया, या ऐसी जगह चला गया जहां से मैं नहीं देख सकता था। मैंने सामान उठाया, गेस्ट हाउस के पिछले स्टेयर से उतरा, एक गली पार की। टाउन के दूसरे छोर पर एक छोटा सा हॉस्टल था, आईडी भी नहीं मांगते थे। फ्रंट डेस्क पर एक आजी बैठी थी, नींद से बोझल। पैसे लिए, चाबी दी, सिर भी नहीं उठाया। तीसरे दिन स्क्रैप यार्ड पहुंचा, पीछे वाले स्टोर में चला गया। 1 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। फिर वो आया, प्लेन क्लोथ्स में, हाथ में एक काला प्लास्टिक बैग। अंदर आते ही चारों तरफ देखा, फिर बैग मेरी तरफ बढ़ाया। हार्ड डिस्क है इसमें, मैंने सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट के नाम पर एविडेंस रूम से ली है। 48 घंटे में वापस करनी होगी। बस 2 दिन है, काफ़ी है। वो थोड़ी देर और खड़ा रहा। जोसेफ कुछ बातें सीधे नहीं कह सकता, लेकिन इस फील्ड में सब जानते हैं फिजिकल एविडेंस बोलता है, बाकी सब बेकार है। मुड़कर जाने लगा। मैंने आवाज़ दी, फन शुक्रिया। उसने पलटकर नहीं देखा। ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। और वो चला गया। मैंने हार्ड डिस्क को कपड़ों में 3 परत में लपेटा, बैग के सबसे नीचे रखा। उसी दोपहर काउंटी सिटी गया, टाउन का नहीं। वहां कोई देख सकता था। एक कुरियर पॉइंट से सनवेनपिंग के दिए हुए एड्रेस पर भेजी, किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी का पार्सल पॉइंट। सेंडर का नाम और एड्रेस दोनों फर्जी। भेजने के बाद सनवेनपिंग को मैसेज किया, चीज़ रास्ते में है, कल शाम तक पहुंचेगी। उसने रिप्लाई किया, ठीक है। पार्सल का इंतजार करते हुए एक दिन काउंटी सिटी के एक पार्क में बस बैठा रहा, कुछ नहीं किया। फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। जो सर ना, मैं टाउन का हूँ, तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हें जानता हूँ। सुना है इन दिनों यहाँ घूम रहे हो, कुछ बातें यहीं छोड़ दो, सबके लिए अच्छा होगा। ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें एक रास्ता देगी, तुम भी चैन से जियो। मैं चुपचाप सुनता रहा, कॉल काटी। हथेली पसीने से भीगी थी। उसी रात सनवेनपिंग का मैसेज आया, वॉइस नोट था। यान जो हार्ड डिस्क मिल गई। देखा मैंने, फॉर्मेट बहुत रफ तरीके से हुई थी। डीप लेयर में डेटा पूरा है, रिकवरी रेट कम से कम 80% होगी। टेक्निकल टीम को लगाया है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट से रन करेंगे। 2 दिन में रिजल्ट आएगा। मैं चेयर पर टिका, लंबी सांस ली। 2 दिन और इंतजार किया। फिर सुनवेनपिंग का कॉल आया। इस बार आवाज़ अलग थी, बहुत टाइट। यानजो, डेटा रिकवर हो गया। तुमने जो कहा था सही था, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। रात के 1:17 पर 2 लोग उस कमरे में घुसे। एक ने सेफ खोला, एक ने बॉक्सेस उठाए। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया मदद करने। सेफ खोलने वाला फेस और बॉडी देखकर लग रहा है वही विलेज हेड है जिसका तुमने जिक्र किया था। तीसरा आदमी डार्क जैकेट में था, लग रहा था कोई ड्राइवर है, ही फिल्म का ड्राइवर। मैंने गहरी सांस ली। वैम्पिंग, वो रिकवर्ड वीडियो फाइल एक्सपोर्ट हो सकती है। हाँ, हो गई, हाई क्वालिटी है। 3 कॉपीज बना ली, एक कंप्यूटर पर, एक पेन ड्राइव पर, एक इनक्रिप्टेड क्लाउड पर। एक पेन ड्राइव मेरे पास भेजो, ठीक है। और यान जो, आगे क्या प्लान है। एक रास्ते से नहीं जाऊंगा, 3 रास्तों से एक साथ जाऊंगा।
पहला, स्टेट डिसिप्लिन कमीशन को रजिस्टर्ड मेल से रियल नेम कंप्लेंट, सारे एविडेंस की कॉपीज साथ। दूसरा, स्टेट पार्टी न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर से कांटेक्ट करना। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था तब एक था, अच्छा इंसान है, रिलायबल है। तीसरा, ओरिजिनल एविडेंस और रिकवर्ड सीसीटीवी डेटा तुम्हारे पास रहेगा बैकअप के तौर पर। तीनों एक साथ, कोई दबा नहीं सकेगा। सन वेनपिंग कुछ देर चुप रहा। 2.5 साल गांव में रहे, काफी कुछ सीख गए। सीखा नहीं, सिखाया गया। कॉल करी, गेस्ट हाउस की खिड़की के पास खड़ा हो गया। दूर पहाड़ पर जाने वाली रोड दिख रही थी। सुबह होने वाली थी, पहाड़ की चोटी पर हल्की रोशनी आ गई थी। वो टाइमलाइन वाला कागज निकाला, मोड़ा, जैकेट की पॉकेट में रखा। फंक्शुलान के पर्चे के साथ पेन ड्राइव आते ही तीनों रास्ते एक साथ खोलने थे। स्टेट डिसिप्लिन कमीशन को कंप्लेंट लेटर, रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव और एक एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव सीधे स्टेट डिसिप्लिन कमीशन के हेड के ऑफिस में। उस पेन ड्राइव में था रिकवर्ड सीसीटीवी फुटेज, रात के 1:17 से 1:53 तक, 36 मिनट। हर एक फ्रेम ठोस सबूत। मैं टाउन के उस छोटे से हॉस्टल में बेड पर लेटकर खबर का इंतजार कर रहा था। सनवेनपिंग का मैसेज आया, तुम्हारी तरफ से सावधान रहो। ऊपर हलचल शुरू हो गई है। काउंटी या सिटी लेवल नहीं, सीधे स्टेट डिसिप्लिन कमीशन। मैं पलटा, आंखें बंद की। पहली बार ठीक से नींद आई। जिस दिन स्टेट डिसिप्लिन कमीशन की गाड़ियां टाउन में आई, मैं वहां नहीं था। बाद में फांग बताया। 3 काली गाड़ियां थीं, साफ नंबर प्लेट्स। सीधे टाउन ऑफिस के अंदर घुसी। एक ग्रुप ही फुजन के ऑफिस में गया, दूसरा ग्रुप सीधे हुईपिंग विलेज की तरफ निकला। लाई डिवांग वो सुबह विलेज ऑफिस में बैठा था, कुछ गांव वालों से बात कर रहा था, बड़े आराम से। कह रहा था, ऊपर की बातें मुझे पता है, जो यान कुछ नहीं कर सकता, आप सब बेफिक्र हो, मेरे साथ हो तो नुकसान नहीं होगा। फिर उसने उस रोड पे वो काली गाड़ियां देखी, उसी रोड पर जो उसने बनवाई थी। फांग ने बताया। लाई डिवांग के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने में 3 सेकंड लगे। मुस्कुराता चेहरा अकड़ गया, फिर सफेद पड़ गया। गाड़ियां रुकी, 4 लोग उतरे, सूट में, हाथों में फाइल्स। लीड में 50 से ऊपर का एक आदमी था, बाल सफेद, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। लाई डिवांग उठकर उनकी तरफ गया, मुस्कुराते हुए बोला, आइए लीडर्स, चाय पिलाता हूँ। लीड वाले ने उसे देखा तक नहीं, सीधे विलेज ऑफिस में घुस गया और बोला, सेफ कहाँ है? लाई डिवांग एक पल रुका, फिर आगे हो गया। उस कमरे में पहुंचे। लीड वाले ने चारों तरफ देखा, छत के कोने में वो काला कैमरा। फिर लाई डिवांग की तरफ मुड़े। लाई डिवांग जी, सेफ की दूसरी चाबी अभी कहाँ है? लाई डिवांग की थ्रोट मूवमेंट दिखी, वो खो गई। पहले ही खो गई थी। मेन डिप्यूटी हेड को भी बताया था। लीड वाले ने फाइल से एक प्रिंटेड फोटो निकाली, टेबल पर रखी। फोटो में एक सीसीटीवी फ्रेम था, कोई सेफ के सामने झुका हुआ था, हाथ में चाबी थी, लॉक खोल रहा था। टाइम स्टैम्प, रात के 1:17। उस आदमी का चेहरा साफ था। लाई डिवांग, ये तुम हो? लाई डिवांग के घुटने हिले, होंठ कांपने लगे, कुछ निकल नहीं रहा था। ये सीसीटीवी तो खराब थी ना? डेटा कैसे तुम कहो तो खराब हो जाए? लीड वाले की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द कील की तरह था। डेटा रिकवर हुआ है, पूरे 36 मिनट का, हर एक पल रिकॉर्ड है। लाई डिवांग घबराया, चारों तरफ देखने लगा, जैसे कोई सहारा ढूंढ रहा हो। दरवाजे पर गांव वाले खड़े थे। उसने उनकी तरफ देखा। भाइयों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी ने मुझे फंसाया है, ये वीडियो फेक है। आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी बन सकता है। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। वही गांव वाले जो 1 महीने पहले उसके पीछे खड़े होकर मुझे भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब पीछे हट रहे थे, जैसे किसी बीमारी से बच रहे हों। लाई डिवांग को गाड़ी में बिठाया गया, बिठाया नहीं, दोनों तरफ से पकड़ कर ले जाया गया। जाते जाते उसने एक बार पलटकर विलेज ऑफिस को देखा। आंखों में डर था, गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा एक हेल्पलेसनेस थी, जैसे जानता हो कि अब छुपने की कोई जगह नहीं। उसी वक्त टाउन ऑफिस में ही फुजन को दूसरी टीम ले जा रही थी। ऑफिस से निकलते हुए फ्रंट डेस्क की लड़की ने आवाज दी, ही टाउन हेड। उसने पलटकर नहीं देखा। सिंधा प्रिंटिंग प्रेस उसी दोपहर सील हो गई। ओनर कियान आई हुआ और उसके पति को फैक्ट्री में ही कंट्रोल किया गया। बताते हैं, अंदर से बिना नष्ट हुआ वेस्ट मटेरियल मिला और एक मशीन जो सिक्योरिटी थ्रेड बनाने के काम आती थी। लाए शिपिंग की वाइन शॉप पर भी सील लग गया। वो उस वक्त शॉप में नहीं था, कहीं मजोंग खेल रहा था। वहीं से उसे उठाया गया, टाइल्स भी नहीं पलट पाया। मैंग डिप्यूटी हेड, जो लाई डिवांग को लाई भाई बुलाता था, उसे स्टेट डिसिप्लिन कमीशन ने सीधे बुलाया। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी नजर नहीं आया। गांव में खबर फूटी, पहले से भी तेज। शुरू में कोई बोला नहीं, सब अपने अपने दरवाजे पर खड़े थे, आंखों से बात कर रहे थे। फिर किसी ने धीरे से कहा, लाई डिवांग पकड़ा गया। ही फुरन भी, और फिर एक के बाद एक आवाजें, सच में तो पैसे लाई डिवांग ने चुराए थे, जो सर ने नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, जो सर गलत नहीं लगते। क्या बोल रहे हो? तुम सबसे जोर से चिल्लाए थे। मैं? वो तो हुशू ने शुरू किया था। मैं भी उस लेटर पर साइन कर चुका हूं, क्या वो झूठी गवाही मानी जाएगी? हम सब ने कुछ हुआ तो नहीं? गांव के बाहर जो भीड़ जमी थी, वो पहले एक्साइटमेंट में थी, फिर घबराहट में, फिर एक दूसरे को दोष देने लगी। तुमने शुरू किया था, मैंने। तुम साइन करते वक्त कितने खुश थे। हुशू वो गांव के किनारे खड़े थे, चुप, चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। उनके पास से फंगशुलान गुजरी, एक नजर देखा, कुछ नहीं बोली, आगे चली गई। उस दोपहर मुझे एक कॉल आई, स्टेट से। मेरे डायरेक्ट सीनियर का था। आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। यांजो, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी सिचुएशन ट्रैक करती रही है।
ये केस अब बेसिकली क्लियर हो गया है। तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें एक फेयर आंसर देगी। मैं फ़ोन पकड़े सुनता रहा। मन में क्या था बता नहीं सकता। फुंग शुलैन का वो पर्चा निकाला, एक बार देखा, मोड़ा, वापस पॉकेट में रखा। जो करना था हो गया। बाकी कुछ मायने नहीं रखता। शाम को बीवी का मैसेज आया, न्यूज़ देखी, बस 5 शब्द, लेकिन मैंने उन्हें कई बार पढ़ा। रिप्लाई किया हाँ, और लिखा घर आकर बात करते हैं। लाइडिवांग की अरेस्ट के बाद हूपिंग विलेज 3 दिन एकदम शांत रहा। कोई बाहर नहीं निकला, कोई मिलने नहीं गया। गांव के नुक्कड़ पर भी सन्नाटा था। कुत्ते भी कम भौंके। चौथे दिन टाउन से नोटिस आया, हूपिंग विलेज पॉवर्टी रिलीफ फंड फ्रॉड केस की जांच जारी है। 380 लाख का एलोकेशन फ्रीज है। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अनिश्चितकाल के लिए रुका। बाकी सभी पॉवर्टी रिलीफ एप्लीकेशंस भी होल्ड। इसका मतलब था वो रोड जिसका वो सपना देखते थे गई, रुकी नहीं गई। लाइ डिवांग था तो भ्रष्ट था, लेकिन ऊपर नीचे उसकी कॉन्टैक्ट्स थी, काउंटी और टाउन में उसके कनेक्शंस थे। अब वो गया, ही फुजन भी गया, वो सारी कॉन्टैक्ट्स एक रात में खत्म हो गई। पहले मेरे पास एक वॉलनट बायर आया, नाम था लियो। उसके साथ मैंने 2 महीने बातचीत करके एक डील करवाई थी, 4.5 रुपये पर केजी मिनिमम प्राइस, जो उस वक्त मार्केट में काफ़ी अच्छा था। लियो भाई क्या हुआ? वो थोड़ा रुका। वाइपिंग विलेज की डील मैं नहीं कर सकता अब। क्यों? ये सब जो हुआ ऊपर बताना मुश्किल है, तुम समझो। कॉल कट गई। दूसरी लाइन भी टूटी, फ्री रेंज चिकन की। एक काउंटी सिटी के मार्केट वेंडर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। वाइपिंग विलेज की चिकन उससे खरीदाई थी। विलेज से 15 रुपए ज्यादा मिल रहे थे। उसने विलेज के लोगों को व्हाट्सएप पर लिखा, तुम्हारे गांव का मामला सुना। मेरे कस्टमर्स को लगेगा गड़बड़ माल है, मैं नहीं ले सकता, सॉरी। ये बात गांव में फैली, रोना उठ गया। वॉलनट पकने वाले थे, कोई बायर नहीं, चिकन बिक नहीं रही, रोड आधी बनी थी, बाकी अभी कीचड़। बारिश में ट्रैक्टर भी नहीं घुस सकता था। खुशू के घर के आंगन में वॉलनट का ढेर लग गया, हरे छिलके काले पड़ने लगे, एक सड़ी खट्टी बदबू उठ रही थी। वो आंगन में बैठे एक एक वॉलनट पलट रहे थे, जैसे कोई एक सही ढूंढ रहा हो। उनकी बीवी जाओ आज ही बगल में बड़बड़ा रही थी। मैंने कहा था उस झगड़े में मत पड़ो, तुम नहीं माने, देखो अब। खुशू चुप रहे, एक पल भी नहीं हिले। कुछ गांव वाले वॉलनट ट्रैक्टर पर लाद के टाउन ले गए खुद बेचने। ट्रेडर ने होइपिंग विलेज का नाम सुना, बोला 2 रुपए किलो, ये तो मजदूरी भी नहीं निकलेगी। ट्रेडर ने सिगरेट मुंह में दबाई, आंखें घुमाई। पिछले साल कोई था जो तुम्हारी गारंटी लेता था, इस साल तुम्हारे पॉवर्टी रिलीफ ऑफिसर को तुमने खुद भगाया ना, पूरे टाउन को पता है। वाइपिंग विलेज ने अपने हमदर्द को ही नहीं छोड़ा। अब कौन डील करेगा तुमसे? 2 रुपए भी मैं वॉलनट की वजह से दे रहा हूँ, तुम लोगों की वजह से नहीं। गांव वाले का चेहरा लाल हो गया, एक शब्द नहीं निकला। आखिरकार 2 रुपए में बेच दिया। लेकिन इससे भी बुरा फिनशुलन के साथ हुआ। उसने जो पर्चा मुझे दिया था वो बात किसी तरह फैल गई। जावाजी ने उसे सामने से थूका, अपने ही घर को नुकसान पहुंचाने वाली। तेरा पति इसी गांव का है और तू बाहर वाले की मदद करने चली। उसकी सस ने भी खूब सुनाया। अगली सुबह फिनशुलन ने एक बैग उठाया और मायके चली गई। जाते वक्त किसी ने नहीं रोका। ये बात मुझे बाद में पता चला तो काफी देर तक मुट्ठी भींचे रहा। उसने मेरी मदद की और उसे यह मिला। सर्दियां आने से पहले एक और घटना हुई। वू क्यांग ने जो वीडियो अपलोड किया था, पॉवर्टी रिलीफ ऑफिसर ने चुराए 3 करोड़ 80 लाख। लाई डिवांग की अरेस्ट के बाद वो वीडियो किसी ने फिर से ढूंढ निकाला। कमेंट्स का रुख पूरी तरह पलट गया। अब लोग वू क्यांग को गाली दे रहे थे, झूठ फैलाने वाला, उस करप्ट का साथी। वू क्यांग घबरा गया, रात को वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन स्क्रीनशॉट्स पहले ही फैल चुके थे। टाउन में लोग उसे देखते तो कसते, वो निकलता तो नजरें चुराकर चलता। स्टेट ने नोटिस जारी किया, जिन गांव वालों ने फॉल्स स्टेटमेंट दिए उन्हें फॉर्मल वार्निंग के लिए बुलाया जाएगा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हुशू को बुलाया गया, लौटे तो चेहरा राख जैसा था। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था, जो ने मॉनिटरिंग कैमरा लगाने का विरोध किया था वो अकेले रात को देर तक ऑफिस में रहते थे। ये सब लाई डिवांग ने सिखाया था। जांच करने वाले ने पूछा, तुम्हें पता था फॉल्स स्टेटमेंट देने के क्या नतीजे होते हैं? हुशू ने कहा, नहीं पता था। कहा, मजबूर था। कहा, लाई डिवांग ने धमकी दी थी कि साथ नहीं दिया तो गांव के फायदों में हिस्सा नहीं मिलेगा। मांग आजी को भी बुलाया गया, वही जिन्होंने मुझे नमकीन अंडे दिए थे और फिर जाओ आजी से वापस मंगवाए थे। लौट कर आई तो आंखें सूज कर वॉलनट जैसी हो गई थीं। जिन लोगों ने वो कंप्लेंट लेटर साइन किया था उनमें से कई को नोटिस आया। सब विलेज ऑफिस के बाहर बैठे उदास सिगरेट पी रहे थे। जब साइन किया था सोचते थे करप्ट से लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं। अब पता चला वो फॉल्स एविडेंस दे रहे थे। लेकिन लाई डिवांग ने कितने कॉन्फिडेंस से कहा था, पैसे जो यान ने चुराए, ऑर्गेनाइजेशन जांच कर रही है, साइन करो तो पैसे वापस आएंगे। उन्होंने भरोसा किया। वो बुरे लोग नहीं थे, बस इतने नाइव थे कि पहचान नहीं पाए कि असल में कौन उनका दुश्मन था और कौन उनका हमदर्द। इतने नाइव कि जिसने उनका पैसा चुराया उसी के कहने पर उसी की मदद करने वाले को काटने चले। सर्दियों में नए पॉवर्टी रिलीफ ऑफिसर की तलाश शुरू हुई। प्रोसेस के मुताबिक सिटी की किसी गवर्नमेंट ऑफिस से नया बंदा भेजना था। खबर फैली, 3 कैंडिडेट्स थे, तीनों ने एक एक करके मना कर दिया। वहां जाना मतलब खुद को गड्ढे में फेंकना है। कोई नहीं गया। उस सर्दी में होइपिंग विलेज का वॉलनट आंगन में सड़ता रहा। चिकन बिकी नहीं, रोड आधी बनी रही, विलेज हेड नहीं था।
पॉवर्टी रिलीफ ऑफिसर नहीं था, बस एक खाली सा गांव था। आसपास के गांव रोड बनवा रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग आ रही थी और यहाँ कुछ नहीं था। एक दिन जाओ आजी पहाड़ पर मशरूम चुनने गई, फिसल कर गिर गई, कमर में चोट। टाउन हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन वो रोड सर्दियों में फिर कीचड़ भरी नाली बन गई थी। ट्रैक्टर आधे रास्ते में धंस गया। हूशू कीचड़ में खड़े होकर पूरी ताकत से धकेलते रहे, नहीं निकली। बैठ गए, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। शायद उस वक्त सोच रहे थे, उस दिन अगर मैंने जो सर के हाथ से वो स्लिप नहीं छीनी होती, अगर वो सब नहीं कहा होता, तो शायद ये रोड अब तक बन चुकी होती। मेरे रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर एक मंगलवार की सुबह आया। जोयान के सस्पेंशन को विड्रॉ किया जाता है। सभी आरोप निराधार पाए गए। नीचे एक और लाइन, हुआइपिंग विलेज की असाइनमेंट पूरी हो चुकी है। जोयान को पड़ोसी काउंटी के किंगशुई टाउनशिप में पॉवर्टी रिलीफ टीम का डेप्यूटी हेड नियुक्त किया जाता है। किंगशुई टाउनशिप हुआइपिंग विलेज से बेहतर था। हाईवे था, कुछ इंडस्ट्रीज थीं, सिटी से नजदीक। काफी देर ऑफिस में बैठा रहा, फिर साइन किया। किंगशुई टाउनशिप पहुंचा तो वहां के लोग डिसेंट थे। टीम हेड खुद लेने आए, कंधा थपथपाया। जो यहाँ लोग समझदार हैं, यहाँ अच्छे से काम करो। समझदार, ये सुनकर हंसूं या क्या करूं समझ नहीं आया। पहले हफ्ते में थोड़ा सुकून रहा, कुछ घरों में गया, पहली रिसर्च रिपोर्ट लिखी। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। बीवी एक बार मिलने आई, 4 घंटे की बस ली, साथ एक पॉट रिप सूप और कपड़ों का बैग लाई। डिवोर्स का जिक्र नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। बस रूम में बैठकर सूप पिया, घर की बातें की। जाते वक्त दरवाजे पर थोड़ी देर रुकी, बोली दुबले हो गए और चली गई। अगर कहानियाँ ख़त्म हो जाती तो ये बस एक ऑर्डिनरी सी तकलीफ की कहानी होती। दुबला हुआ, ठीक हुआ, नई जगह ज़िंदगी शुरू। लेकिन वो लोग इतनी आसानी से कहानी ख़त्म नहीं होने देते। एक महीने बाद, एक सुबह मीटिंग के बाद निकल रहा था, ऑफिस की रिसेप्शन वाली लड़की दौड़ती हुई आई। चेहरे पर घबराहट थी। जो टीम हेड, नीचे बहुत लोग आए हैं। कौन? पहाड़ से आए हैं, 20-25 लोग। सामान भी है, एक बैनर भी। कुछ लोग दरवाजे के बाहर घुटने टेके हैं, सिक्योरिटी रोक नहीं पा रही। दिल एक पल रुका। कॉरिडोर के आखिर में खिड़की तक गया, नीचे देखा, गेट पर अफरातफरी थी। 20-25 लोग, धूल मिट्टी में सने कपड़े, कोई न्यूज़पेपर में लिपटा सामान उठाए, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स लिए। कुछ लोग घुटने टेके थे। बीच में जो घुटने टेका था, उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे। आखिरी बार जब देखा था, उससे आधे और सफ़ेद। पुरानी रज़ाई जैसी जैकेट, जगह जगह से धागे निकले हुए। हाथों में एक प्लास्टिक बैग, उसमें वॉलनट, ज़्यादातर काले सड़े हुए। उसके बगल में घुटने टेकी थी जाओ आजी। कमर पर अभी भी बैंडेज था, चोट ठीक नहीं हुई थी। गालों पर आंसू और नाक बह रही थी। सिक्योरिटी से माथा टेककर माफी मांग रही थी। वो क्यान भी था, भीड़ के सबसे पीछे, नजरें झुकी हुई। हाथ में 2 देसी चिकन्स थे, पांव बंधे हुए। उन्होंने एक बेडशीट का बैनर बनाया था, इंक से लिखा, कुछ अक्षर उल्टे थे। जो सर, हमसे गलती हुई, कृपया हुआइपिंग विलेज को बचाओ। मैं खिड़की के पास 5 मिनट तक खड़ा रहा, देखता रहा, फिर पलटा, ऑफिस में वापस आया, बैठ गया, पानी का एक ग्लास भरा, धीरे धीरे पीने लगा। रिसेप्शन वाली लड़की फिर आई। जहाजी का वो चेहरा याद आया जब वो मेरी टेबल से वो बैग उठाकर ले गई थी। कहा था यह हमारा सामान है, किसी भ्रष्टाचारी के लिए नहीं। और अब वही सामान वापस लेकर आई थी। मैं उठा, ग्लास में बचा पानी पिया, नीचे गया, बिल्डिंग के दरवाजे खोले। बाहर की आवाज़ें एकदम बंद हो गईं। सबकी नज़रें मुझ पर। 20 से ज़्यादा आंखें डरी हुईं, झुकी हुईं, गिड़गिड़ाती हुईं, और थोड़ी थोड़ी वो हैरानी भी, जैसे भूत देख लिया हो। 3 महीने पहले यही लोग विलेज ऑफिस के सामने खड़े थे, मुझ पर उंगली उठा रहे थे, गाली दे रहे थे, सड़ी सब्जियां फेंक रहे थे। वही लोग, वही चेहरे, बस एक्सप्रेशन पूरी तरह उलट गया था। खुशू पहले होश में आए, घुटनों के बल थोड़ा आगे खिसके, हाथों में वो सड़े वॉलनट का बैग ऊपर उठाया। होंठ कांप रहे थे, पूरा जुमला नहीं निकल रहा था। जो सर, हमसे गलती हुई, हम इंसान नहीं थे। मैं अंधा था, लाई दीवान के बहकावे में आ गया। उस दिन आपकी स्लिप छीनी और जो कहा वो सब, मुझे माफ़ कर दो। आप वापस चलो, आप नहीं गए तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। जवाजी बगल से घिसटती हुई आई, मेरे पांव पकड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन वो जमीन पर माथा टेकती रहीं। सीमेंट पर माथा बजता रहा, ठक ठक। जो सर आजी माफ़ी मांगती है, उस दिन शहद और अंडे वापस लेने नहीं जानी थी। वो सब आपका ही हक था, हम पर मर्सी करो। वांग आजी नमकीन अंडों का एक बॉक्स लेकर आगे आई। ये नए हैं, ताज़े बनाए हैं, दोगुने हैं। जो सर इन्हें रख लो, मान लो माफ़ किया। वो क्यांग सबसे पीछे था, हाथ में वो 2 चिकन, घबराकर चिल्ला रही थी। उसकी आंखें रैबिट जैसी लाल थीं। कुछ बुदबुदा रहा था, साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लगा सॉरी कह रहा था। मैं स्टेप्स पर खड़ा था, चुप रहा। उनके रोने की आवाज़ें थोड़ी धीमी हुई, तब बोला, हुशू, उस दिन तुमने क्या कहा था याद है? हुशू का बदन अकड़ गया। सिटी वालों की नीयत साफ नहीं होती, तुमने कहा था। लॉन्ग गेम खेल रहे हो, तुमने कहा था। बड़ा दिल है, तुमने कहा था। और फिर तुमने मेरे हाथ से बैंक की स्लिप छीन कर फेंक दी। वो कागज़ मेरी एकमात्र इनोसेंस का प्रूफ था। जब तुमने वो फेंका, तुमने एक सेकंड सोचा कि मुझे कैसा लगा होगा। हुशू घुटनों पर था, सिर और नीचे झुकता गया, लगभग जमीन को छू रहा था। जावाजी, तुम उस दिन मेरी टेबल से शहद और अंडे उठाकर ले गई। बोला, भ्रष्टाचारी को नहीं देना। उस शहद के डिब्बे पर हुशू का लिखा लेबल अभी भी था, जो सर के लिए। तुमने वो लेबल छुड़ाया भी नहीं, बस डिब्बा उठाया और चल दी। जावाजी की रुलाई गले में अटक गई।
एक अजीब सी बेआवाज आवाज निकली। और वो कंप्लेंट लेटर किसने साइन किया, अपने दिल से पूछो। तुमने फॉल्स एविडेंस दिया, जानते हो इसका क्या मतलब होता है? अगर इन्वेस्टिगेशन टीम में एक भी शरीफ इंसान ना होता, अगर किसी ने रिस्क लेकर मेरी मदद ना की होती, तो तुम लोगों के साइन किए कागज काफी थे मुझे जेल भेजने के लिए। पूरी भीड़ में सन्नाटा, एक आवाज भी नहीं। आज तुम यहाँ आए हो, घुटने टेक कर माफी मांग रहे हो, वापस चलने को कह रहे हो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम इसलिए आए हो क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ, या इसलिए वॉलनट का कोई बायर नहीं, चिकन नहीं बिक रही, रोड रुकी है और कोई नया ऑफिसर आने को तैयार नहीं? अगर लाइडवांग नहीं पकड़ा जाता, अगर तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह चल रही होती, तो क्या आज यहाँ आते? पूरी भीड़ खामोश हो गई। नहीं आते। तुम चैन से रहते। और जो पैसे लाइडवांग ने चुराए, उनसे थोड़ा बहुत तुम्हारे हाथ भी लगता, तो तुम उसे अच्छा इंसान ही समझते रहते, और जिसने तुम्हारे लिए पैसे लगाए उसे फूल कहते रहते। भीड़ में कुछ लोगों ने सिर झुका लिए, कुछ के कंधे हिल रहे थे, सर्दी से या और किसी वजह से। तभी हूशू ने सिर उठाया, आंखों में नसें लाल थीं, आवाज भारी थी। जो सर, जो कहा सब सही है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। लेकिन गांव के बूढ़े बच्चे वो इनोसेंट हैं। हम बड़ों ने गलती की, बच्चों को उसकी सजा क्यों मिले? मेरी बीवी की कमर टूटी है, रोड इतनी खराब है कि उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ये सब मेरी गलती की वजह से है, मैं जानता हूँ। आप मारो, गालियां दो, सब मंजूर है, बस वापस चलो। मैंने होशू को देखा, वो कीचड़ में घुटने टेके थे, हाथ जमीन पर टिके थे, पोरों पर पुरानी क्रैक्स थीं, और उंगलियों की दरारों में वॉलनट का काला रस धोने से भी नहीं जाता। मैंने नीचे देखा, अपने जूते, फिर उनके जूते, कीचड़ में लिपटी क्लॉथ स्लीपर्स, प्लास्टिक चप्पल्स, और एक जोड़ी जिसकी सोल उखड़ी हुई थी। फिर सर उठाया। हुशू, 2.5 साल में तुम पहले थे जिसने मेरी मदद ली। न्यू ईयर पर मैसेज किया था, कहा था मैं तुम्हारे गांव का हमदर्द हूँ। ये याद है मुझे। लेकिन तुम ही पहले थे जिसने आकर मेरे हाथ से स्लिप छीनी। ये भी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 2.5 साल इस गांव में रहा, 7 लाख खुद लगाए। पानी की लाइन मैंने दौड़ भाग करके करवाई, वॉलनट और चिकन का बायर मैंने ढूंढा, 380 लाख की रोड मैंने ही लड़कर लाई। मैंने कुछ चाहा नहीं बदले में, बस यही चाहता था, तुम लोगों की जिंदगी बेहतर हो। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया वो तुम्हें खुद पता है। मेरे दरवाजे पर भ्रष्टाचारी लिखा गया, जाते वक्त सड़ी सब्जियां फेंकी गई, वीडियो वायरल किया गया, फॉल्स एविडेंस दिया गया। मेरी बीवी लगभग मुझे छोड़ने वाली थी। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन तुम्हारा कर्जदार भी नहीं हूं। मेरी पोस्टिंग रिस्टोर हो गई, ऑर्गेनाइजेशन ने नई जगह दी है, चिंचवी टाउनशिप। वहाँ के लोग समझदार हैं, आज उठाएंगे नहीं, कल पटकेंगे नहीं। रही बात तुम्हारी रोड की, जब मैंने वो मौका दिया था तुमने नहीं लिया। तुमने लाई दीवान को चुना, तो अब उस चुनाव के नतीजे खुद भुगतो। ये कहकर मैं पलटा, बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। पीछे से रोने चिल्लाने की आवाजें उठी। कई लोग एक साथ उठकर आगे आने लगे। सिक्योरिटी ने रोका। जो सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। ये रोड आपने दिलाई थी, ये पैसा आपने लाया था, हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। मेरे कदम नहीं रुके, एक भी नहीं। गेट के अंदर आया, दरवाजा बंद हुआ। बाहर की आवाजें दबी दबी सी आने लगीं। ऊपर आया, ऑफिस में बैठा। खिड़की खुली थी, बाहर की आवाजें अभी भी थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब बहुत दूर से। टेबल पर पानी का ग्लास नीचे जाने से पहले भरा था, ठंडा हो चुका था। उठाया, एक घूंट लिया, फोन वाइब्रेट हुआ। बीवी की फोटो थी, हमारे घर के दरवाजे की। नया वॉलपेपर लगा था, चौखट के पास एक नई स्लीपर रखी थी मेंस। नीचे उसने लिखा था, कब आओगे? रिब्स तैयार है। मैं वो फोटो देखता रहा देर तक। स्क्रीन बंद हुई, फिर जली, फिर बंद। फिर फोन रखा, चिंगशुई टाउनशिप की वर्क फाइल खोली, पेन उठाई, लिखना जारी रखा। बाहर की आवाजें अब सुनाई नहीं दे रही थीं। वो लोग चले गए होंगे, चले गए तो चले गए। इस जिंदगी में सबसे महंगा सबक जो सीखा, वो किसी की मदद करने के बारे में नहीं था, किसी से बचने के बारे में भी नहीं था। बस एक लाइन थी, कुछ लोगों की मदद नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि तुमने कम कोशिश की, इसलिए कि वो उसके लायक नहीं होते। वर्क प्लान पूरा किया, फाइल बंद की, उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। दूर पहाड़ थे, आसमान में रोशनी डूब रही थी, रोड पर लाइट्स जल रही थीं। नई जगह, नई राह, जिंदगी आगे चलती रहेगी।